डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 में ये जानेंगे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं ऐसी पूर्ण संख्याएं जिनका गुणनखंड एक और दी गई संख्या के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या ना हो, उनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 आदि। अगर हम 2 का गुणनखंड करें तो इसका गुणनखंड होगा 2 गुणे 1। 3 का गुणनखंड करें तो 3 गुणे 1, या तो 2 होता है या तो 1। 3 का गुणनखंड या तो 3 हो गए तो 1 होगा। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी जिनका गुणनखंड या तो वो स्वयं संख्या हो और या तो वो 1, इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब आगे आते हैं, भाज्य संख्याएं क्या हैं। ऐसी पूर्ण संख्याएं जिनके गुणनखंड स्वयं संख्या और 1 के अतिरिक्त अन्य पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14 आदि। अगर हम 4 का गुणनखंड करते हैं तो इसका गुणनखंड होगा 2 गुणे 2। 6 का गुणनखंड करते हैं तो इसका गुणनखंड होगा 2 गुणे 3, मतलब 6 के अतिरिक्त 2 भी आता है, 3 भी आता है। तो इस प्रकार की जो संख्याएं हैं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब हम ये जानते हैं कि जो 1 होता है, 1 ना तो भाज्य संख्या कहलाती है और ना ही अभाज्य संख्या कहलाती है। जो होता है वो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कहलाती है। 2 सम भी है, अभाज्य भी है। और सबसे छोटी भाज्य सम संख्या 4 होती है और सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या 9 होती। आगे हम चलते हैं। अब हम ये जानते हैं कि किसी संख्या के गुणनखंड से क्या तात्पर्य होता है। जब कोई संख्या किसी अन्य संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है तो विभाजित करने वाली संख्या विभाजित होने वाली संख्या का एक गुणनखंड कहलाती है। जैसे 15 के जो गुणनखंड होते हैं वो 1 गुणे 3 गुणे 5, अर्थात 1 जो है 15 को विभाजित कर देता है, इसलिए 1 उसका गुणनखंड कहलाएगा। 3 से 15 विभाजित हो जाता है, इसलिए 3 उसका गुणनखंड कहलाएगा। 5 से 15 विभाजित हो जाता है, इसलिए 5 उसका गुणनखंड कहलाएगा। अब हम चलते हैं 2 संख्याओं और उनके लासा तथा मासा के बीच में जो संबंध होता है। तो ये संबंध होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। हम संख्या की जगह पर पद या व्यंजक भी कह सकते हैं। पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर लासा गुणे मासा, या पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बराबर लासा गुणे मासा। कुछ भी संख्यक जगह पर पद या व्यंजक लिखा जा सकता है। अगर हम पहली संख्या का मान निकालेंगे तो दूसरी संख्या भाग में जाएगा। दूसरी संख्या का मान निकालेंगे तो पहली संख्या बटे में जाएगी। लासा का मान निकालेंगे तो दोनों संख्याओं के गुणनफल में मासा का भाग जाएगा। मासा का मान निकालेंगे तो दोनों संख्याओं के गुणनफल में लासा का भाग जाएगा। इस प्रकार से 4 सूत्र बनते हैं। पहली संख्या बराबर लासा गुणे मासा बटे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या का मान होगा लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या। लासा का मान निकालते हैं तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मासा हो जाएगा। मासा देखते हैं तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लासा। तो मेन सूत्र इसको हम याद रखेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो जो भी पूछेगा इसी में रख के दूसरा मान निकाल लिया जाएगा। अब हम एक्सरसाइज 1.2 के सवालों में चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में जो पहला सवाल है वो कहा गया है, निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसके अंतर्गत 5 पार्ट दिए हैं। पहला है 140, दूसरा है 156, तीसरा है 3825, चौथा है 5005 और पाँचवा है 7429। तो हमने पहले पार्ट को हल किया, 140 के अभाज्य गुणनखंड कराना है। तो हमने 2 से 140 में भाग दिया, 70 बार जाएगा। इस 70 को 2 से काटा, 35 हो जाएगा। 35 हमारा 5 से कटेगा, 5 सते 35, 7 से कटेगा, 7 एकन्नम 7। इस प्रकार से 140 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, अथवा इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 है तो इसको लिखा जाएगा 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। तीसरा सवाल हम
हल करेंगे। दूसरा सवाल सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करके लगा लेंगे। तीसरा सवाल है 3825। 3825 को हमने 3 से डिवाइड किया तो ये आता है 1275। इस 1275 को फिर से हमने 3 से काटा तब ये आ जाता है 425। 425 को 5 से डिवाइड किया 85 बार जाएगा। 85 को 5 से भी डिवाइड किया 17 बार जाएगा। 17 हमारा 17 से ही कटेगा, 1 हो जाएगा। इसलिए इसके जो अभाज्य गुणनखंड बनते हैं वो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 अथवा 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 17 हो जाता है। इसी प्रकार अब हमने चौथे पार्ट को हल किया 5005। 5005 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 5 से 5005 कटेगा। ये जाएगा 5 एकन्नम 5, 5 शून्यम शून्य, 5 शून्यम शून्य, 5 एकन्नम 5। फिर इसको 7 से डिवाइड कराते हैं तो 7 एकम 7, 30 हो गया। 7 चौको 28, 21 हो गया। 7 त्रिक 21। अब इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 एकम 11, 11 तेईस 33, 13 हमारा 13 से ही कटेगा। इस 5005 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 हो जाएंगे। अब हम दूसरे सवाल में चलेंगे। इसका जो दूसरा सवाल है कहा गया है निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM अर्थात मासा गुणे लासा के बराबर है। इसके अंतर्गत पहला पार्ट है 26 और 91, दूसरा है 510 और 92, तीसरा है 336 और 54। तो हमने एक पार्ट को हल किया। 26 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो ये 2 से कटेगा 13, 13 हमारा 13 से ही कटेगा। 91 का गुणनखंड कराते हैं तो 13 सत्ते 91, 7 से डिवाइड किया 13 एकन्नम 13। तो 26 के जो अभाज्य गुणनखंड बनते हैं वो 2 गुणे 13 और 91 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो 7 गुणे 13। अगर इनका मासा अर्थात HCF ज्ञात किया जाए तो मासा जो है ये देखेंगे कि इन दोनों के गुणनखंडों में कॉमन कौन सी संख्या है, उभयनिष्ठ संख्या कौन सी है, 13। तो इसका जो मासा होगा 13 हो जाएगा। LCM ज्ञात करते हैं तो LCM ज्ञात करने में जो मतलब जो कॉमन होता है उसको तो लिखेंगे, अन्य संख्याओं को भी उतार दिया जाता है। अब यहाँ 2 लिखा, नीचे 2 नहीं लिखा तो हमने उसको लिख लिया। 7 है, ऊपर 7 नहीं लिखा, उसको भी लिखा। 13 इन दोनों में उभयनिष्ठ है तो 13 को एक ही बार लिखा। तो 2 गुणे 7 गुणे 13 इन तीनों संख्याओं का जब गुणन कराते हैं तो इसका मान हमें प्राप्त होता है 182। अब जांच कैसे करेंगे? जांच करने के लिए हमने दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात किया अर्थात 26 गुणे 91, तो ये हमें प्राप्त होता है 2366। अब HCF गुणे LCM करते हैं तो HCF का जो हमने मान निकाला है वो 13 है और LCM का मान 182 है। इन दोनों को गुणा कराते हैं तब ये आता है 2366। अब देखते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल भी 2366 है और HCF गुणे LCM भी 2366 ही है। अतः हम कह सकते हैं दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो मासा गुणे लासा के बराबर होता है। इसी प्रकार से हम आशा करते हैं कि सभी स्टूडेंट्स इस सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अगले सवाल अर्थात तीसरे सवाल की ओर चलेंगे। तीसरा सवाल इसमें कहा गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसके अंतर्गत जो पहला पार्ट है तो इसका पहला पार्ट है 12, 15 और 21। हमने क्या किया कि 12 के अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 दूनी 4 तेईं 12, 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा। 15 के अभाज्य गुणनखंड किए तो 3 गुणे 5 होगा। 21 के अभाज्य गुणनखंड किए तो 3 गुणे 7। अब इसका अगर हम मासा ज्ञात करते हैं तो मासा ज्ञात करने के लिए हम इन तीनों के गुणनखंड में उस संख्या को देखते हैं जो इन तीनों में उभयनिष्ठ है। तो इन तीनों के गुणनखंड में उभयनिष्ठ संख्या है हमारे पास 3, तो इसका जो मासा होगा वो 3 होगा। लासा अगर ज्ञात करते हैं तो
2 गुणे 2, ये 2 हमारा यहाँ 2 बार लिखा है, फिर नीचे वाली संख्याओं में नहीं है, तो इसको लिख लिया जाएगा 2 गुणे 2। 3 3 3 सभी जगह पर है। 5 गुणे 7 सभी संख्याओं को उतारेंगे। अब इनका जब गुणा करते हैं तो ये लासा हमें प्राप्त होता है 420। इसी प्रकार जब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, सेकंड पार्ट में है 17, 23 और 29। 17 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे तो 17 का नम 17, 17 गुणे 1। 23 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे 23 एक नम 23, 23 गुणे 1, क्योंकि 23, 17, 29 किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होते हैं। 29 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 29 गुणे 1 होगा। अगर इन संख्याओं का हम मासा ज्ञात करते हैं तो इन सभी के गुणनखंडों में 1 हमारा उभयनिष्ठ है, इसलिए इसका जो मासा हुआ 1 होगा। लासा अगर ज्ञात करते हैं तो 17, 23, 29 गुणे 1, ये जो है इसका लासा हो जाएगा। सभी का गुणा कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है 11,339। चौथे सवाल में चलेंगे। इसका चौथा सवाल जो कहा गया है वो कहता है HCF 306,657, अर्थात एक संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 है। इन दोनों का जो महत्तम समापवर्तक है वो 9 है, और पूछा गया है 306, 657 का LCM ज्ञात कीजिए, मतलब लासा हमें ज्ञात करना। तो इसके लिए हमने सूत्र बताया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, अर्थात HCF गुणे LCM। पहली संख्या का मान रखा है 306, दूसरी संख्या का मान रखा है 657। HCF को देखा 9 है, LCM हमें ज्ञात करना है। ये 9 जो है गुणा में है, कहाँ पहुँचेगा, बटे में, अर्थात LCM जो हो जाएगा वो 306 गुणे 657 बटे 9। हमने इसको पहले 3 से डिवाइड किया, 3 से इसको काटते हैं तो 3 एक अन्नम 3, 3 शून्यम शून्य, 3 दूनी 6, 3 त्रिको 9, फिर 3 से काटते हैं तो 34 आ जाता है, अर्थात LCM हमें प्राप्त होगा 34 गुणे 657। इन दोनों का अगर गुणा कराते हैं तो आंसर हमें प्राप्त होता है 22,338। तो ये LCM हो जाएगा 22,338। अब हम पाँचवें सवाल को सॉल्व करेंगे। इसका पाँचवा सवाल है, क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है? तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हम 6 के अभाज्य गुणनखंड देखते हैं तो इसका गुणनखंड होता है 2 गुणे 3, अतः 6 की पावर n जो बनेगा उसको हम लिख सकते हैं 6 की पावर n बराबर 2 गुणे 3 की पावर n। अब ये 0 पर तभी समाप्त होगा, जैसे 2 गुणे 3 है, अगर यहाँ पर 5 आ जाए तो 5 दूनी 10, 10 33, अर्थात 0 पर समाप्त हो सकता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो 6 की पावर n का जो गुणनखंड है वो 2 गुणे 3 की पावर n है, अर्थात 6 के अभाज्य गुणनखंड में कहीं पर भी 5 नहीं है। अगर 5 होता तो 10 है ना, 5 दूनी 10, 10 33 हो जाता, तो इसमें 5 तो है नहीं। अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। ये केवल तभी ऐसा होता जब इसके गुणनखंड में 5 आया होता, लेकिन इसके गुणनखंड में 5 तो है नहीं, इसलिए ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। छठवें सवाल में चलते हैं। इसका छठवां सवाल कहता है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? तो हम पहले अगर लेके चलें इसको 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, अगर हम यहाँ से देखें तो 13 को हमने कॉमन कर दिया, तो अगर 13 को कॉमन करते हैं तो ब्रैकेट में आता है 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1, 11 सतह 77, एक अन्नम 77, 77 1 हो गया 78, 13 में 78 का अगर गुणा कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1014।
अब ये हम देखते हैं 1014 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 10,014 जो है 1014 जो है एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार जब हम दूसरे में चलते हैं तो इसमें है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। इससे हमने 5 को कॉमन किया तो 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। अब हमने क्या किया, इनका गुणा करा लिया सबका, तो ये आता है 1008 प्लस 1 इसमें जोड़ दिया तो 1009। 1009 में 5 का गुणा किया, प्राप्त होता 5045। अब ये 5045 भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि अगर इसको देखा जाए 5 से कटेगा, ठीक है, अन्य संख्याओं से भी कट सकता है, तो इसलिए ये एक भाज्य संख्या है। अब हम लास्ट सवाल 7वें को देखते हैं। बच्चों, इसका 7वां सवाल जो है ये कहा गया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे या मिलेंगे। तो एक ही स्थान व एक ही समय का मतलब है कि हमें यहाँ लासा ज्ञात करना होगा। तो हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले इसको सॉल्व किया। सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 18 मिनट। रवि को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 12 मिनट। अब चूंकि वो दोनों एक ही समय और एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों समयों का लासा ज्ञात करना होगा। 18 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इसका गुणनखंड होता है 2 × 3 × 1 अर्थात 2 × 3 की पावर 2। 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 × 2 × 3 या 2 की पावर 2 × 3 होगा। तो इसका जब एलसीएम निकालें तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 की पावर 2, तो इसका लासा हुआ 2 की पावर 2। यहाँ 3 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट मतलब जो पावर होती है वो लासा होती है 3 की पावर 2। 2 की पावर 2 का 4 हुआ, 3 की पावर 2 का मान 9 हुआ। 9 का 4 से गुणा कराए 36 हो गए। अतः 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व कर लिया। तो अगर बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको इसी प्रकार आगे के वीडियो प्राप्त हों। थैंक यू।